दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम उस ज्वलंत मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो नेपाल में स्टार्ट हुआ और ये आंदोलन स्टार्ट होने का क्या कारण है। जो गवर्नमेंट जो सोशल मीडिया पे बैन लगाई है जो वहाँ युवाओं के ऊपर की, क्योंकि आज 90% जो युवा है नेपाल पे वो सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं, जैसे मैसेजिंग हुआ, पैसा हुआ, पे हुआ, ये सब चीजें सब वो लोग करते हैं। जो उनका एक रूटीन है, अगर उस रूटीन को ही गवर्नमेंट क्या कर दे, कंट्रोल कर दे, नियंत्रण कर दे, यानी बंद कर दे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जैसे बहुत लोग ये अपना जीवन यापन भी इससे खर्चे निकालते हैं, तो युवा तो नाराज होंगे। क्या ये यही असली वजह है युवा का नाराज होने का, या कुछ और इसके पीछे कुछ और कारण रहा है? हाँ, कुछ और कारण है। जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है, तीन नेताओं पर कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि यही तीन नेताओं को बार बार बनना, बिगड़ना, गठजोड़ करना, गठबंधन में लाना, आपस में इस सरकार को करना। और जैसे केपी शर्मा, शेर बहादुर देउवा और प्रचंड, यही तीन लोग हैं, बार बार ये आपस में बनते बिगड़ते रहते हैं, मिलजुल के सरकार बनाते हैं, चलते हैं और कोई नया आता नहीं। इससे क्या हो गया, इससे परिवारवाद बढ़ गया, भतीजावाद बढ़ गया, करप्शन बढ़ गए और आपका रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा किसी एक ही तबके यानी वो कहीं से रुक सा गया, तो बेरोजगारी बढ़ गई, पलायन बढ़ गया वहां पे नेपाल में, जिसके वजह से असली कारण की वजह ये भी रही है कि एक सोशल मीडिया तो था। सोशल मीडिया एक वो नहीं होता, बहाने होते हैं कि हाँ इसके थ्रू उन्हें एक बड़ा आंदोलन करना था, और आंदोलन करने की वजह यही थी कि वहां पे जो रोजगार की और पढ़ाई, पलायन और भतीजावाद, जो भतीजावाद का मतलब ये होगा जो ये तीनों नेताओं थे, यही अपने परिवार के जितनी भी फायदेमंद चीजें होती थी सारा इनको बहुत आसानी से सरकारी दफ्तरों में और हर जगह, मीडिया को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। मीडिया हाउस जो उनको बारे में सुबह से शाम तक जो उनका भजन करता था, उस मीडिया हाउस को नेपाल के जो वहां पे आंदोलन हुआ उस मीडिया को ही जला दिया बहुत। और वहां का एक जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी बीवी को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाना ये अच्छी बात तो नहीं है, बट अब वहाँ आक्रोश है, आंदोलन है युवाओं में ये सबको लेकर। तो ये आज के जो युवा पीढ़ी है जिन्हें जनरेशन जेड कहते हैं, जनरेशन जेड का मतलब होता है जो 1997 से 2012 के बीच में जो बॉर्न होते हैं, यानी जो पैदा हुए होते हैं, उनको बोलते हैं। हमारे वाले जो 90 के हैं उन्हें मिलेनियल्स जेड वाई बोलते हैं। तो ये युवा है, युवा पीढ़ी आजकल टेक्निकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो जब इनका वो हाथ औजार ही आप छीन लोगे, जो इन्होंने सोशल मीडिया से इन्होंने अपना एक अस्तित्व बनाया है, तो उससे अगर आप छीन लोगे तो युवा क्या करेंगे। तो इसीलिए युवाओं काफी आक्रोश था, पहले से था। मैंने जो जो रीजन बताया ये भी एक कारण रहा है, बट उसी कारण की वजह से ये सब था। तो 90% नेपाल में जो युवा है इस सब में एक्टिव रहते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद अब भारत का ये कंसर्न है कि भारत का जो पड़ोसी देश रहा है, सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारा उत्तर प्रदेश का लगता है। तो अब वहां से जो प्रदर्शनकारी होगा, जो बढ़ेगा आगे आने वाले सिचुएशन में, तो हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जब प्लान होकर इंडिया में आएंगे तो लोग फिर, अभी तो सरकार अंतरिम सरकार बनने बाकी है, तो वहां के लोग अब एक नया ऐसा सरकार चाहते हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करे, पारदर्शी लोकतंत्र को जिंदा रखे। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप प्रदर्शन आंदोलन सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे जैसे नेपाल नेपाल भारत से पहले रिश्ते बहुत ही अच्छे और शानदार रहे हैं। उनका भाई भाई बोला जाता था कि हाँ ये हमारा बड़ा भाई है, हमारे उनका छोटा भाई है। बट नेपाल कुछ टाइम से अभी हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा झुकाव चाइना की तरफ जा रहा है, जो उनके अभी शर्मा जी हैं। उसके बाद तो उनको ज्यादा चाइना इन्वॉल्व होगा, जब चाइना इन्वॉल्व होगा तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ की जो एक्टिविटीज चल रही है
तो कहीं न कहीं चाइना इनको अस्थिरता से दूर रखने के लिए ये सब चीजें हो सकती है कि वो, क्योंकि चाइना भी एक लोकतांत्रिक कंट्री है। तो यहाँ ये 3 लोग जो थे ये भी ये चाह रहे होंगे कि सारा कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लें, जैसे वहाँ की सरकार सारा कंट्रोल अपने हाथ में जो चाहे वो कर सकती है। बट इनको ये पता नहीं था कि आज के युवा सबसे ज्यादा एक्टिव हो चुका है, सोशल मीडिया इतना पावर हो चुका है। इसी के ऊपर जब आप अटैक करेंगे तो वहाँ का युवा जो 90% सोशल मीडिया के थ्रू अपना जीवन यापन, अपना अस्तित्व बनाती है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो। आज जब आप इतना सब बंद कर दोगे तो कैसे अपने आईटी सेक्टर को प्रमोट करोगे, जो इंजीनियरिंग होगा, डिप्लोमा करेंगे। इसीलिए वहाँ के युवा ने अच्छे से प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने का कारण ये भी था कि उनके पिछली सरकार जो पीछे कई वर्षों से लोग राज करते आए हैं, तो इतना करप्शन और न जिम्मेदारी, नैतिकता, कोई भी वैल्यू उन्होंने नहीं समझी अपने देश के लिए, जिसके वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ। अब जैसे अभी हमारे पड़ोसी देश, इससे पहले श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका का में होने का रीजन क्या है? श्रीलंका में महंगाई के कारण की वजह से वहां भी लोग पार्लियामेंट में घुस गए, वहां पे राष्ट्रपति को भागना पड़ा। और इसके उसके बाद बांग्लादेश का भी हाल हमने देखा 2024, वहां भी कोटा प्रदर्शन इलेक्शन जो छात्र ने ही किया, युवा ही ने किया था। जैसे नेपाल में युवा कर रहे हैं, वैसे वहां भी युवा लोग किए थे। किस तरीके से उन्होंने पूरा घेराव करके पार्लियामेंट, और शेख हसीना को किस तरीके से बच के चुपके से गलियारे से निकल के भागना पड़ा, नहीं तो उनके भी वैसे ही केपी ओपी इस समय सब गायब है। अब उनको लग रहा है कि जो हमने गलतियां की अब सुधारने का मौका मिलेगा, आने वाला वो भविष्य बताएगा। तो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, आपका पाकिस्तान अनस्टेबल है ही है, और उसके बाद चाइना से, तो मतलब हमारे पड़ोसी देश में इतनी अच्छी चीजें नहीं चल रही, जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे बॉर्डर में अगर डिस्प्यूट होता रहेगा, अस्थिरता रहेगी, तो भारत को भी काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग अगर अनस्टेबल होकर भारत में एंट्री किए, फिर यहाँ भी उस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अब नेपाल में जो सारे कुछ चल रहा है, भारत गवर्नमेंट को अपना वहाँ के सिचुएशन को सही तरीके से मैनेज करके हैंडल करना चाहिए। और आने वाले समय में देखते हैं नेपाल किस तरीके से अपने आप को मजबूती की तरह से दोबारा खड़ा कर पाता है, वहाँ की सरकार क्या करती है। अब आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा अंतरिम सरकार में कौन पीएम बन रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट में जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो मैं फिर आपके सामने आएंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब